तो क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, डिनोटेड बाय सी से डिनोट किया जाता है इसको। अब अगर किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उस बॉडी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए तो बॉडी बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाला बनेगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन है, सॉरी 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, तो दोनों बॉडी का नेट चार्ज 0 है क्योंकि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या किए हम, कुछ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, इस बॉडी के पास, सेकेंड वाले बॉडी के पास 25 इलेक्ट्रॉन हो गया और फर्स्ट वाले बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड वाला जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, और फर्स्ट वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कैसे बताया जाता है, यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व है ना। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं लाइक अ रियल नंबर। ठीक है, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस कूलम का चार्ज को अगर -3 कूलम का चार्ज से अगर ऐड करेंगे तो जैसे मेरा नंबर्स होता है प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 माइनस हुआ 2 बचा, प्लस में 2, तो +2 कूलम का चार्ज बचा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ रियल नंबर हम लोग जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे हम लोग चार्ज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। थर्ड आता है सबसे मेन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड है क्योंकि ये न्यूमेरिकल इससे बनता है। तो जब यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज जो होता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी बॉडी में अगर हम ये बोलेंगे कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कि वहाँ पर ही 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या 3/5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आगे में जो नंबर n मल्टीप्लाई होता है ना, वो मेरा एक रियल मतलब कि वो एक इंटीजर वैल्यू होता है। ठीक है, तो n इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n नेचुरल नंबर में आता है। तो q इज इक्वल टू होता है +-NE। यहाँ पे जो n है वो एक मेरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड E इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब E क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके फाइन, तो ये 1E का वैल्यू हो गया ना। अच्छा, ये जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, मतलब कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे छोटा चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है दैट इज़ 1E का चार्ज, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 1E का। ठीक है, अब E इज़ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास अगर जो चार्ज रहेगा इतना ही चार्ज होता है, बस वो नेगेटिव में रहता है, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू इतना ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है गोल्ड लीफ इंडिकेटर। तो गोल्ड लीफ इंडिकेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है ये पता करने के लिए गोल्ड लीफ इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर में एक रॉड लगा हुआ है। ठीक है, इस रॉड के साथ में 2 गोल्ड का फॉइल लगा हुआ है, 2 फॉइल है गोल्ड का। ठीक है, और जब इस ऊपर का जो ये रॉड है इसमें एक कंडक्टिंग रॉड को अगर हम टच करवाते हैं, जैसे कि एक कंडक्टिंग वायर है जिस कंडक्टिंग वायर के पास प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इसमें टच कराएंगे तो सारा प्लस चार्ज यहाँ से ट्रैवल करेगा और ऐसे ट्रैवल करते करते इस दोनों गोल्ड फॉइल में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही गोल्ड फॉइल में आएगा तो गोल्ड फॉइल ऐसे दूर दूर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि इस बॉडी के पास चार्ज है। ठीक है, अगर मान लो इस बॉडी के पास अगर चार्ज नहीं है, अगर हम इसको यहाँ पे टच करवा दिए तो कुछ भी नहीं होगा, गोल्ड लीफ पेड़ से मेरा सटा हुआ है तो ऐसे सटा ही रहेगा आपस में। ठीक है, दूर दूर नहीं हो जाएगा।
लेकिन अगर चार्ज होगा तो दोनों गोल्ड का फॉइल में चार्ज आ जाएगा और दोनों गोल्ड पे एक दूसरे को रिपल करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड। सबसे पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिक मेथड है कि यहाँ पे दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे से रब करेंगे तो वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड आता है बाय कॉन्टैक्ट एंड बाय इंडक्शन। अब ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्टैक्ट और इंडक्शन वाला। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, इफ़ टू बॉडी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन देयर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग देम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी है मेरा 10 कूलम वाला चार्ज का और एक है मेरा 20 कूलम वाला चार्ज का। दोनों बॉडी को हम टच करवाए आपस में, टच कराने के बाद वो क्या, टोटल चार्ज मेरा 30 हो गया। अब जब हम इसको दूर दूर कर देंगे ना तो दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट का प्रोसेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कि जो मेरा टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो बॉडी के पास में। ठीक है, हाँ और एक चीज़, ये दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए। ठीक है, शेप दोनों का सेम होना चाहिए। अब सेकंड आता है बाय इंडक्शन। अब ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी केप्ट नियर टू ईच अदर, अगर दो बॉडी को आप सामने सामने रखें, मतलब टच नहीं करवाना है इसमें। ठीक है, सामने सामने रखना है। जैसे कि देखो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास में जितना प्लस चार्ज है, मान लो कि अंदर में 4 ठो प्लस चार्ज है ना, और 4 ठो माइनस चार्ज भी प्रेजेंट है अंदर में, 4 माइनस 4 प्लस चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। हम एक रॉड लेके आए, रॉड को हम टच नहीं करवाए, थोड़ा सा दूर रखे इससे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इस रॉड को जब हम बॉडी के पास लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, इस बॉडी में प्लस चार्ज है, इस रॉड में प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपल करके इस साइड कर देगा। मतलब मेरा पॉजिटिव चला जाएगा राइट साइड में, नेगेटिव चला जाएगा लेफ्ट साइड में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट साइड से हम अर्थिंग कर देंगे। जैसे अर्थिंग करेंगे ना तो ये सारा प्लस चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, ये सब चला जाएगा ग्राउंड के पास में। ठीक है, फिर उसके बाद हम अर्थिंग को हटा देंगे, इस रॉड को हटा देंगे, तो इस बॉडी में बच जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली एक रॉड लेके आए, रॉड मेरा नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपल किया। अब पॉजिटिव को हम अर्थिंग करके ग्राउंड में भेज दिए, अर्थिंग करके, और ग्राउंड में जाने के बाद हम इस अर्थिंग को हटा दिए, इस रॉड को हटा दिए। तो जैसे रॉड हटा दिए तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज बच गया। ठीक है, तो ये बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब उसके बाद दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, 3 बेसिस पे। सबसे पहला है हम लेंथ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया के बेसिस पे करेंगे, फिर वॉल्यूम के बेसिस में करेंगे। ठीक है, तो लेंथ के बेसिस में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। सेकेंड है सरफेस चार्ज के हिसाब से। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग सरफेस एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि रो इज इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया। एस माने कि सरफेस एरिया यहाँ पर ही। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वॉल्यूम के बेसिस पे, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। फाइन, तो फर्स्ट वाला जो है चार्ज बाय लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, और नीचे में वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइन, इसका यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा आगे चल के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस कि मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्जेस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। ठीक है, मास रेस्ट वाला जो मास होता है और मोशन वाला मास, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। रेस्ट का मास और मोशन का मास में फ़र्क हो जाता है, मोशन मास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है रेस्ट का मास से। ठीक है, बट रेस्ट वाला चार्ज और मोशन वाला चार्ज का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस लॉ ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनवेरियंस लॉ ऑफ चार्ज। नेक्स्ट मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चार्ज में क्या होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बट लाइक चार्ज रिपल इच अदर। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा। नेक्स्ट मास आर नॉट क्वांटाइज। मास क्वांटाइज नेचर का नहीं होता है। ठीक है, बट चार्ज मेरा क्वांटाइज नेचर का होता है, और ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है मास आर कंजर्व्ड इन नेचर। मास कंजर्व होता है एंड चार्जेस आर ऑल्सो कंजर्व इन नेचर। नेक्स्ट इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। मास का यूज़ ग्रेविटेशन में यूज़ होता है, और चार्ज का काफ़ी मेन रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। मासेस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज।
चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट कर सकता है, किसी बॉडी में चार्ज भले ना हो लेकिन उस बॉडी के पास मास होता है, ठीक है। तो बिना चार्ज का मास पॉसिबल है, बट बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है, बट चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। तो बेसिक सा बात है। अब नया टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है ये सेम है जैसे 9th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ था, तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर ही दो मासेस है m1 एंड m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा r, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला था वो था g m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट होगा और m1 को m1 और m2 को q1 और q2 से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है, कंसीडर टू चार्जेस q1 एंड q2 separated by a distance r, then the electrostatic force between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their distance। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा q1 q2 का प्रोडक्ट करके मॉड निकालना है, एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फाइन। तो ये दोनों पार्ट को कंबाइन करके फिर यहाँ पे लिखा गया F इज इक्वल टू q1 q2 मॉड के अंदर में बाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसका वैल्यू होगा 1/4πε0, और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइन। इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं के भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा छोटा हो जाता है फॉर्मूला ताकि लिखने में आसान हो, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू के q1 q2 बाई r का स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट वैल्यू पे ये जो ई नॉट जैसा लिखा हुआ है, ई नॉट जैसा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कौन, एयर एंड वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है, जब यहाँ पर ही पूरा वैल्यू को पुट करके 4 और पाई का वैल्यू 3.14 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 8.854 × 10⁻12, और यूनिट जो होगा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होता है, देखो नोट्स में, परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो मेरा चार्ज दिया गया है वो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। सो यहाँ पे याद रखना है कि मोर द परमिटिविटी वीकर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो परमिटिविटी को कम से कम होना चाहिए। तो मेरा एयर और वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो सबसे कम होता है, जो कि इतना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे परमिटिविटी का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होता है वो उसमें हम लोग एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम, ठीक है, अदर देन एयर एंड वैक्यूम। फाइन। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर लिखा गया है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, इट इज़ अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड के, इसको भी हम लोग के लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब के लिखा जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है इसमें जो हम के अप्लाई कर रहे हैं ये थोड़ा फॉर्मूला को छोटा करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्चुअली में हम लोग के लिखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन चार्ज केप्ट इन अ मीडियम। अगर किसी चार्ज सिस्टम को, जैसे कि मेरा एक चार्ज सिस्टम है q1 और q2, ये मेरा एयर में रखा हुआ है अभी, ठीक है। अगर इसको किसी मीडियम में डाल देंगे तब मेरा फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स बिटवीन q1 एंड q2 व्हेन दे आर केप्ट इन एयर, जब इसको एयर में रखा जाएगा तब फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 q1 q2 बाई r का स्क्वायर, FA, यानी कि फोर्स ऑन एयर। अब अगर इसको हम पूरा सिस्टम को उठा के हम यहाँ पर ही डाल दिए, मान लो किसी मीडियम के अंदर डाल दिए, ठीक है, तब क्या होगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस q1 एंड q2 व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम, ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेरा एप्सिलॉन आर या फिर के, ठीक है, एप्सिलॉन आर या के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर q1 q2 बाई r का स्क्वायर। अब अगर ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे FM/FA तो आएगा मेरा 1/εr, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन A FA/εr। सो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है इससे कि
मेरा जो फोर्स का वैल्यू होता है किसी मीडियम में डालने से वो घट जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिड्यूस व्हेन दे आर केप्ट इन अ मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 80, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो F एयर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैल्यू है वो है 80 न्यूटन, ठीक है। तो F वाटर क्या हो जाएगा, FA/K। FA का वैल्यू हो जाएगा 80 डिवाइड बाई K का वैल्यू भी 80, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया 1 न्यूटन, ठीक है। तो किसी सिस्टम में जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो था 80 न्यूटन। अगर उस सिस्टम को उठा के अगर हम वाटर के अंदर डाल दिए तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 न्यूटन। तो फोर्स 80 टाइम्स घट गया, ठीक है। तो ये था वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। चूँकि इसका वैल्यू उतना मतलब ये उतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक से हटाया गया है, ठीक है। तब भी सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा देख लो क्या है इसमें। सेम सिस्टम में मेरा Q1 Q2, इसमें हम लोग बस डायरेक्शन का यूज़ कर लेते हैं और कुछ नहीं। दो सिस्टम में मेरा Q1 और यहाँ पे है Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ में, Q2 Q1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ में, ठीक है। तो देखो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के वजह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड R1 - R2 मॉड के अंदर Q और डिवाइड मल्टीप्लाई R1 - R2 वेक्टर के फॉर्म में, सिंपल। सेम F21 क्या हो जाएगा, Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के वजह से सेम ही वैल्यू आएगा, बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगा। R2 - R1 मॉड के अंदर Q और R2 - R1 ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमको ये समझ में आ रहा है कि F12 का जो वैल्यू है वो सेम है F21 के, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। वही न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, फाइन। उसके बाद है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है, सिंपली इट इज़ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला सारा नेट फोर्स, मतलब सारा फोर्सेस को अगर हम सम कर देंगे तो बन जाता है, तो मतलब इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो सारा इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड कर देना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक सिस्टम है, यहाँ पे Q0 रखा हुआ है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q2 है। तो हर एक Q1 Q2 और Q3 ये सब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q0 के ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। तो सबका सारा फोर्स को अलग अलग निकाल के हम लोग सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। तो सारा फोर्सेस को निकालना है। देखो F01 का मतलब हो जाएगा Q0 पे लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से, F02 का मतलब हो जाएगा Q0 पे लगने वाला फोर्स Q2 के वजह से, F03 का मतलब हो जाएगा Q0 पे लगने वाला फोर्स Q3 के वजह से। तो यहाँ पर तो सारा फोर्सेस को अलग अलग करके निकालना है और सबको सम कर देना है, बस यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो उतना यूज़फुल नहीं उतना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक एरिया बनाता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। जैसे कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट अपने आसपास का एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। इतना एरिया पे ये मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसका एरिया से कोई बाहर रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ चार्ज के लिए भी होता है, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका कि द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, कैन बी फेल्ड बाय अनदर चार्ज, स्मॉल चार्ज, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक कैपिटल Q चार्ज है ना, इसका ये फील्ड बना हुआ है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जो मेरा Q0 है वो मेरा चार्ज से काफ़ी दूर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका फील्ड से बाहर है, तब ये Q0 के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो उसके एरिया से बाहर है। जैसे वो उसको उसका एरिया के अंदर लेके आएंगे ना, तब Q0 पे ये फोर्स लगाने लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। अब यहाँ पे Q क्या है, कैपिटल Q क्या है, इट इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। वाई, बिकॉज इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और Q0 को टेस्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन को, ठीक है। तो Q0, अच्छा ऐसा नहीं है कि Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन चूंकि ये छोटा चार्ज है ना, जैसे कि मान लो ये 1 कूलम का चार्ज है और ये मेरा 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो क्लियरली 100 कूलम बड़ा है, तो 100 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू 1 कूलम चार्ज, फाइन। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ठीक है,
तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर रहा है ना, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ऊपर में फोर्स है, नीचे टेस्ट चार्ज है, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, और कूलम क्या है, कूलम मेरा चार्ज है ना, चार्ज का वैल्यू होता है करेंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। अब कितना टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो देखो दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि नाम है इसका वैसे समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी करते रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इसको याद रखना होगा कि जो मेरा प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, ठीक है, आउटवर्ड, एंड माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाता है, माइनस की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, ठीक है, जैसे कि मैग्नेट के अंदर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस चार्ज से बाहर निकलता है और माइनस चार्ज में एंटर करता है, इनवर्ड माइनस चार्ज में, आउटवर्ड प्लस चार्ज में, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है सिंपल, अ स्ट्रेट और अ कर्व इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड था सेम, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहा है वो समझाया गया, ठीक है। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, इसकी वजह से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहा है। अब ये दोनों के जस्ट सेंटर पॉइंट्स है, एक मिडिल पॉइंट में एक लाइन है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम खड़े रहेंगे ना, इस जगह पे अगर हम रहेंगे तो मेरे को दोनों की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली अपोजिट चार्जेस है प्लस एंड माइनस वाला, तो प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है ना, इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है। और इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ये वाला लाइन होता है न्यूट्रल पॉइंट, एकदम बीच से जो निकल रहा है, ठीक है, इट इज़ का न्यूट्रल पॉइंट। मतलब कि इस लाइन में अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे है ना, तो मेरे को कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा दोनों के वजह से। अब आता है प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगेन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव में एंड होता है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, सिंपल। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना, जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो हर एक पॉइंट में क्या होगा, जैसे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, क्रॉस कर दिया, तो अगर हम पॉइंट जहाँ पे क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे तो ऐसे, तो दो डायरेक्शन देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहे हैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट में तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। अब ये थोड़ा सा अलग है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या था, एक क्लोज लूप बन रहा था, बट यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, साउथ में एंटर करता है बाहर, और इन मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, एक क्लोज लूप बनता है। बट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्लोज लूप नहीं बना है, यहाँ से निकल के बस इसमें इंटर कर जा रहा है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है मोर लाइंस पर यूनिट, जहाँ पे ज़्यादा लाइंस होगा, ठीक है, वहाँ पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा लाइन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे कि ये जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लाइन है ना, ये जगह पे, तो ये जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है सारा लाइन, सामने सामने है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरा पॉइंट चार्ज के बारे में बताना है, ठीक है, जैसे फॉर्मूला पूरा बताना है। तो सिंपल है, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, दो पॉइंट है मेरा, एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट में मेरा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा आर। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बाद थोड़ा डिफाइन कर देना है, लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू। तो डायग्राम बनाए, डायग्राम के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिए, है ना। अब प्रूविंग स्टार्ट होगा। तो पहला प्रूविंग क्या है, सबसे पहले हम निकाल रहे फोर्स, कि मेरा क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्यू नॉट मेरा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड के अंदर में
दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, क्यू नॉट, मतलब जो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा 1/4πε0 क्यू मॉड के अंदर में डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले वैल्यू को हम लोग के भी लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग लिया गया है, चार्ज रिंग है, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि डायग्राम को यहाँ पे स्ट्रेट करना है, जो मेरा डायग्राम है उसी को यहाँ पे लिखना है। तो डायग्राम क्या है, यहाँ पर ही एक रिंग लिया गया है, इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब रिंग का सेंटर से एक्सियल लाइन में, यानी कि सीधा लाइन में एक पॉइंट पी लिया गया है, पी पॉइंट लिया गया है, पी पॉइंट। अब क्या किया गया है, ऊपर रिंग का एक छोटा सा हिस्सा काटा गया है ऊपर से, है ना। अभी जो रिंग का हिस्सा काटा गया है ऊपर से, ये मेरा डीएल है, मतलब पूरा रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो मेरा एल है मान लेते हैं। उसमें से छोटा सा लाइन काटा गया है डीएल, डीएल काटे, और डीएल में जो चार्ज है वो मेरा छोटा सा चार्ज है क्यू, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू इज द एलिमेंट्री चार्ज, मतलब छोटा सा चार्ज का वैल्यू बताया जा रहा है। ठीक है, तो डीएल मेरा छोटा सा लेंथ हो गया, और छोटे से लेंथ में मेरा छोटा सा चार्ज डी क्यू प्रेजेंट है ना। अब इस पॉइंट का पी से जो डिस्टेंस है वहाँ हम पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, रेडियस आर है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी पॉइंट में। अब यहाँ पे जो मेरा डी क्यू प्रेजेंट है, डी क्यू के वजह से, छोटा चार्ज डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी ई, इसका वैल्यू ऐसे जाएगा आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है छोटा सा, वो आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, अब मान लेते हैं जो मेरा पी का जो लाइन है मेरा, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब डी का दो कंपोनेंट डिवाइड होगा, एक आएगा डी कॉस थीटा और एक आएगा डी साइन थीटा। ठीक है, जहाँ एंगल सटे रहता है वहाँ जाता है कॉस थीटा, और जहाँ उसके जस्ट परपेंडिकुलर में जाता है साइन थीटा। सिंपल। अब उससे सिमिलरली हम नीचे से भी एक लाइन का एक छोटा सा लेंथ काट रहे हैं डी एल, वहाँ पे भी छोटा सा चार्ज डी क्यू है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी एंगल सेम है थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब डी का कंपोनेंट डिवाइड किया, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, बच रहा है क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा ही बच रहा है। ठीक है, तो अब जो डायग्राम बना है उसी के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग अ चार्ज क्यू, मतलब पूरे रिंग के पास जो चार्ज है वो मेरा क्यू है। ठीक है, लेट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस एक्स लिए हम। नाउ टेक अ एलिमेंट्री लेंथ डी एल, एक डी एल लेंथ काटे हम ऊपर से। ठीक है, छोटा सा डी एल लेंथ काटे, जिसके पास डी क्यू चार्ज है, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। अब इस डी क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बनेगा आउटवर्ड, प्रोड्यूस ऑन अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पे डी का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी क्यू की वजह से, प्रोड्यूस एट अ पॉइंट पी। नेक्स्ट, सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डी, डी का जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला डी साइन थीटा, ये क्या कर रहा है, दैट इज डी साइन थीटा कैंसल ईच अदर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा मेरा, वो मेरा डी कॉस थीटा से ही आएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। डी कॉस थीटा मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ठीक है, बट डी साइन थीटा मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ डी कॉस थीटा बचेगा। अब डी कॉस थीटा क्या है, डी ई इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। सिंपल। अब डी का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या होता है डी का वैल्यू 1/4πε0 चार्ज, जो कि मेरा डी क्यू है मॉड के अंदर, और डिस्टेंस कितना है इस पी पॉइंट का, डी एल से डिस्टेंस है मेरा ये वाला √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ही डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। फाइन। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में देखो, कॉस थीटा इस ट्रायंगल में कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हम बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ स्क्वायर किए तो
यहाँ पे रूट हट गया स्क्वायर करने से, तो यहाँ पे पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, दोनों को प्लस किया तो 3/2 आ गया, सिंपल। ठीक है, जैसे कि सिंपली यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, रूट का मतलब 1/2 होता है, फिर ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2। फाइन। तो डी क्यू, अच्छा क्या क्या चीज़ मेरा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, ये पूरा पार्ट बाहर निकल गया। इंटीग्रेट सिर्फ डी क्यू होगा, सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेशन करना है, और जब डी क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू क्या है, मेरा छोटा सा लेंथ है, छोटा सा चार्ज है, अगर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो पूरा चार्ज मिल जाएगा, तो डी क्यू को इंटीग्रेशन करने से मेरा क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सिंपल। नेक्स्ट, अब इसका स्पेशल केसेस है। क्या स्पेशल केसेस है, जब हम सेंटर से बहुत दूर रहेंगे, ठीक है, जो मेरा सेंटर है, अगर हम सेंटर से बहुत दूर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एक्स का वैल्यू आर से बहुत बड़ा है, मतलब आर मेरा बहुत छोटा है। अगर आर का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू छोटा होने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे से जो मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था, यहाँ से एक्स आर स्क्वायर को हटा देना है, तो बस एक्स स्क्वायर बचा। अगर 3/2 पावर करेंगे तो पावर में 2 कट गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे में एक्स क्यूब आया, ऊपर भी एक्स है, एक एक्स कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेंटर के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, नियर टू द सेंटर, तब मेरा एस का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो एस का वैल्यू छोटा हो जाए तो ये पूरा वैल्यू मेरा आर स्क्वायर के नियरली इक्वल हो जाएगा, तो इसके जगह हम आर स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर लिखे तो स्क्वायर कट गया, तो आर क्यूब आ गया नीचे में, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। अब अगर हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मेरा फॉर्मूला में एक्स मल्टीप्लाई में जब इसका वैल्यू ही 0 हो गया तो मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, सिंपल, खत्म। ठीक है, तो इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट, उसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, दो चार्जेस मतलब कि, लेकिन दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, बट उसका साइन अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। देखो जैसे कि ये वाला है प्लस माइनस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 12 मान लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब ये है 12 इज व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कॉल्ड डाइपोल लेंथ, इसको हम लोग डाइपोल लेंथ बोलते हैं, सिंपल। एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा H2O मॉलिक्यूल हो गया, CO2 मॉलिक्यूल, जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, सारा मॉलिक्यूल्स नहीं, ठीक है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मेरा डाइपोल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अब यहाँ पर ही इसका फॉर्मूला कैसे निकाला था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज को ले लेना है और दोनों का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई 12। ठीक है, और 12 में वेक्टर लगेगा, 12 मेरा जो डिस्टेंस है वो वेक्टर के फॉर्म में, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए सबका तो हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, तो 12 मेरा डाइपोल लेंथ है। फाइन, अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई चार्ज लेना है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 12 मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि मान लो दो डाइपोल का बीच का डिस्टेंस बोल दिया 10 मीटर, तो पूरा 12 के जगह हम 10 मीटर लेंगे। ठीक है, यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। फाइन, नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मॉलिक्यूल जो होता है बिहेव एज अ, तो मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी, वो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा डिस्टेंस में है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है थोड़ा, तो दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, भले वो बहुत कम डिस्टेंस है लेकिन वो है। ठीक है, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल। फाइन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसमें मेरा प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब दोनों मेरा एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, प्लस माइनस वहाँ वहीं पर रहता है, एक ही साथ रहता है एक जगह पे। ठीक है, अब देखो, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन एक हो जाता है कि है मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
यानी कि प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो गया। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मेरा जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब कि हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मेरा डायपोल मोमेंट जीरो हो गया अपने आप, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो नहीं रखे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे, तब क्या होगा, प्लस मेरा इधर हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, और मेरा माइनस लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाएगा, माइनस का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वजह से मेरा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे नोट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डाल देंगे तो वो मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो पोजीशन को कंसीडर करते हैं। एक पहला पोजीशन होता है मेरा एक्सियल पोजीशन, जिसको एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, और सेकेंड होता है मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें क्या है कि एक मेरा डायपोल, देखो ये मेरा डायपोल सिस्टम है, ठीक है, मेरा प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, और हम सेंटर पार्ट ले लिया एक, तो सेंटर ओ लिखे हम, ठीक है। अब इस सेंटर ओ का जो लेंथ हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट पी कंसिडर किया गया है जिसका डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से, मतलब जो मेरा सेंटर है, नॉट ओरिजिन, ठीक है, कि डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हम आर लिखे हैं, आर, ठीक है, मतलब कि आर डिस्टेंस को कंसिडर किया गया है जिसका जो कि मेरा डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ई प्लस, है ना, और माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको बोलेंगे ई माइनस, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को पता है कि प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बाहर की तरफ, तो यहाँ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और माइनस की वजह से इनवर्ड बनता है तो अंदर माइनस की तरफ बनेगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम हम बनाए हैं, इस पूरे सिस्टम को पहले यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ डिफाइन कर दो, अपने से बना के डिफाइन करना है, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12, फाइन, 12 से डिस्टेंस सेपरेटेड है। कंसीडर अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट कंसीडर किया गया है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ओ, सेंटर ऑफ द डायपोल से आर डिस्टेंस कंसीडर किया गया है ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, मतलब कि जहाँ डायपोल वाला जो लाइन है उसी लाइन में हम आगे ऐसे लिए, मतलब एक ही लाइन में सब कुछ है, फाइन, एक्सियल लाइन। लेट, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो होगा मेरा ई प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइड बाई, अब देखो, अब इस प्लस क्यू चार्ज का पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस का बात हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस में से अगर हम इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे एल को, अगर हम पूरा आर में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, प्लस क्यू का पी से डिस्टेंस कितना है, तो वही किए हम आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको हम पूरा लिख दिया के, थोड़ा सा छोटा करने के लिए के, और प्लस क्यू का मॉड किए तो के क्यू आ गया, के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, फाइन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ई माइनस, इसका नाम रखा गया ई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मॉड डिवाइड बाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, फाइन। अब देखो कैसे प्लस, अच्छा, माइनस क्यू का मॉड। अब डिस्टेंस कैसे बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे माइनस क्यू का पी से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आर है, आर, अगर हम आर में एल को प्लस कर दिए तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो वही किया गया है, आर में एल को प्लस किया गया है, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो आर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको हम के लिख दिए, के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, तो छोटा करने के लिए, ठीक है। अब इस पी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को माइनस किया जाएगा, ई प्लस को ई माइनस से माइनस कर देना है, क्योंकि एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है
और कुछ दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में माइनस कर देना है, नेट चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो नेट चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस। ई प्लस का पूरा वैल्यू पुट कर दिए, ई माइनस का पूरा वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब क्या किया हम इसमें से के क्यू बाहर निकाल लिए, के क्यू अंदर में बचा यहाँ पर ही 1/r-l का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है। के क्यू को बाहर निकाला गया, अंदर हो गया मेरा 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस वाला मतलब कि क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, r-l का स्क्वायर r+l का स्क्वायर और एक क्रॉस मल्टीप्लाई r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ऊपर हो जाएगा r² + l² + 2rl माइनस r² + l² माइनस 2rl होल डिवाइड बाई, नीचे में दोनों में स्क्वायर लगा तो दोनों का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, स्क्वायर। फाइन, अब यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, के क्यू r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस l² माइनस माइनस प्लस 2rl डिवाइडेड बाई दोनों। अब देखो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या r माइनस एल r+l, तो ये हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ कट जाएगा, यहाँ पे मेरा l² r² कट गया, 2rl + 2rl मेरा हो जाएगा 4rl डिवाइड बाई r² + l माइनस l²। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम निकाले हैं, यहाँ तक आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, 4rl डिवाइड बाई r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब इस हम 4rl को हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, के को हम ऐसे रहने दिए, q के साथ हम 2l लिख दिए, है ना, और 2r को अलग कर दिए। ठीक है, हम ऐसे अलग अलग करके लिखे यहाँ पर। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, हम 4 में से 2 कॉमन निकाल, मतलब 2 मल्टीप्लाई में लिख दिए, एक टू को हम 12 लिखे, एक टू को हम 2r लिखे। ठीक है, अब मेरे को पता है q इंटू 12 क्या होता है, इसका वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे लिखे p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 12। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पे हम डायपोल मोमेंट लिख देंगे p, उसके बाद के पी 2r बाई। अब देखो चूँकि मेरा डायपोल लेंथ, मतलब जो मेरा डायपोल लेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि l का वैल्यू r से बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग l को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से l को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम r² माइनस l² को लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू r²। तो r², तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर 4 हो गया, एक टू r कट गया, तो नीचे में फॉर्मूला आ गया 2kp/r³। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होगा यहाँ पर ही, जैसे कि मेरा एक डायपोल सिस्टम है यहाँ पर ही, इस डायपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर में एक पॉइंट P लिया गया है ना। अब तो इस P पॉइंट का पोजीशन को ये बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, जो कि सेंटर से परपेंडिकुलरली ऊपर लिया गया है। फाइन, सो यहाँ पर ही ये मेरा सिस्टम, ये मेरा डायपोल सिस्टम हो गया, प्लस q माइनस q, l डिस्टेंस हो गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा 2l है, यहाँ पे हाफ ऑफ कर दिया उसको हम सेंटर से। उसके बाद सेंटर से एक पॉइंट P लिया गया है जिसका डिस्टेंस मेरा r है, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से r हो गया। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे माइनस q की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मेरा E माइनस, ठीक है, जो कि इनवर्ड होगा, प्लस q की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, E प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये एक तरह का ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फाइन, अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है एक तो जेड, इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फाइन, उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करना है, ये पूरा एंगल कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो ये हम ट्रायंगल बनाए सेम नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये मेरा 180 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दोनों एंगल को प्लस करने से मेरा 180 आना चाहिए, तो आएगा 180। नेक्स्ट, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो बचा हुआ एंगल ऊपर भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल मेरा 2 थीटा है। ठीक है,
तो ई माइनस का जो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, जहाँ एंगल सटे रहता है वहाँ पे जाता है कॉस थीटा, तो ई प्लस का कंपोनेंट कॉस थीटा आ गया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, तो ये ला आ जाएगा वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम एला वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हो गया। तो ये पूरा डायग्राम जो मेरा कंप्लीट हुआ, इस डायग्राम को यहाँ पे स्ट्रेट करना है, ठीक है। हम क्या क्या लिए है, ठीक है, तो सिंपल है, देख लो। कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, फाइन। नाउ कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल O एट एन इक्वेटोरियल लाइन, P पॉइंट लिया गया है, फाइन। अब यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले हम E प्लस का वैल्यू निकालेंगे, फिर E माइनस का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये मेरा E माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मॉड अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस, मेरा ये वाला डिस्टेंस है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर करने से, इसको हम के लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फाइन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो आएगा मेरा E प्लस का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू का मॉड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको कर दिए, तो ये इसको हम के लिख दिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, फाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि E प्लस और E माइनस दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, सेम होगा भी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मेरा चार्ज में बस प्लस माइनस का फ़र्क है, फाइन। अब P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना साइन वाला कॉम्पोनेंट भी बन रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसीलिए साइन कॉम्पोनेंट को लिया नहीं गया है, ठीक है। तो दोनों को हम प्लस कर दिए, E माइनस कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा, E माइनस का वैल्यू पुट किया हम लोग, E प्लस का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया क्योंकि दोनों तो सेम ही है ये, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब उसके बाद इसको हम ऐसे लिखे, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे ट्रायंगल से। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फाइन। अब इसको हम के को अलग कर दिए, क्यू को अलग लिखे, 2 को हम एल के साथ लिख दिए 2l, ठीक है। तो ये के क्यू प्लस 2l क्यू इंटू 2l क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा P डायपोल मोमेंट। अब नीचे में इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो ये हाफ और ये 1 प्लस होगा तो 3/2 हो जाएगा, फाइन। तो इसके जगह पे हम P लिख दिए और यहाँ पे पावर हो गया। अब चूंकि मेरा डायपोल में क्या होता है, L का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है L, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम नियरली लिख सकते हैं आर स्क्वायर, कि मतलब कि हम यहाँ नीचे से एल स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, फाइन। तो यहाँ से एल स्क्वायर हटा दिए तो आर स्क्वायर बचा, 2 से 2 कट गया, पावर क्यूब आ गया, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। एक्सियल के लिए था मेरा 2 के पी बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल में आया मेरा के पी बाई आर क्यूब। अब देखो ये दोनों का वैल्यू में एक्सियल 2 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अब नोट वाला पार्ट में वही लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। क्लियरली दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल में आया के पी बाई आर क्यूब, एक्सियल में आया 2 के पी बाई आर क्यूब, फाइन। अब यहाँ पे नोट है, सेकेंड नोट, ये एट एनी पॉइंट वाला कंडीशन है, ये सिलेबस से हटाया हुआ है, ठीक है, तो बस इसका रिजल्ट याद रख सकते हो। तो E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर एक्सियल हो तो एंगल मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल हुआ तो एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये मेरा डायपोल सिस्टम है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। P पॉइंट में अगर एक्सियल लाइन लेते हैं तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अगर इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं तो यहाँ पे एंगल मेरा 90 डिग्री बनेगा, फाइन। तो इसका जरूरत उतना है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक, नॉट पॉइंट, ओके। अब यहाँ पर ही टॉर्क बताना है, ठीक है। टॉर्क मतलब कि जब किसी डायपोल सिस्टम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें वो टॉर्क एक्ट करता है, मतलब वो अपने आप को रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके वजह से वो जो मेरा डायपोल सिस्टम है वो रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले डायग्राम को अच्छे से बनाना है ना। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमें ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे करके, फाइन। एक डायपोल सिस्टम बनाया हम, ये देखो, ये माइनस क्यू, ये मेरा प्लस क्यू, डायपोल का बीच का डिस्टेंस है मेरा 12, फाइन। अब प्लस क्यू में जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, उसका वैल्यू हो जाएगा
F1 प्लस क्यू इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू था फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो क्यू इंटू ई हो गया, जो कि प्लस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो प्लस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, माइनस में जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। फाइन। उसके बाद ये जो मेरा लाइन है, यहाँ से ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है, अब इस एंगल में ये मेरा थीटा एंगल हो गया। ठीक है, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि जो मेरा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। फाइन। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थीटा के हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया। फाइन। अब ये पूरा डायग्राम को, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो सारा प्रूविंग में वही चीज़ होगा, पहले डायग्राम को सही से बनाना है, फिर डायग्राम के बारे में अपने से बना के लिख देना है। ठीक है, अपने से बना के लिखना है। ठीक है, तो देखो, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, है ना, पी वेक्टर का उसका डायपोल मोमेंट है। मेक एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है डायपोल मेरा। नाउ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ डायपोल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है क्यू प्लस क्यू ई और यहाँ पे माइनस क्यू ई, दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर की तरफ काम कर रहा है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डायपोल मेरा रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स का वैल्यू अप्लाई हो रहा है, दोनों का फोर्स का वैल्यू है सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ड्यू टू विच डायपोल रोटेट्स थ्रू एट सेंटर। ठीक है, जिसके वजह से डायपोल जो है ये मेरा सेंटर के थ्रू रोटेट करने लग जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये रोटेट करने लग जाएगा। फाइन। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स के वजह से रोटेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो किसी फोर्स के वजह से अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन में आ जाता है तो उस कंडीशन को बुलाया जाता है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखो, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, और दोनों एक उस फोर्स के ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो, अगर हम ये वाला फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स में जो परपेंडिकुलर लाइन काम कर रहा है ये वाला है बी सी, ये है मेरा परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स को लेंगे तो इस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा बी सी को। फाइन। तो देखो, फोर्स का वैल्यू लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मेरा हो गया क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे साइन थीटा। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया मेरा बी सी और हाइपोटेनस हो गया मेरा ए बी। ठीक है, तो बी सी बाई ए सी, अब सॉरी ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी होगा, वेट, ए बी। फाइन। अब बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, ए बी का वैल्यू कितना है, ये जो मेरा डिस्टेंस है ए बी, ये मेरा क्या है 12 है, तो हम ए बी का जगह 12 लिख दिए, है ना, साइन थीटा और बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी का वैल्यू आ गया 12 साइन थीटा। फाइन। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे लिख देना है 12 साइन थीटा। ठीक है, क्यू को अलग लिखे, 12 को साथ में रखे, ई को अलग रख दिया, साइन थीटा को अलग रख दिया। ठीक है, अब क्यू इंटू 12 क्या होता है, डायपोल मोमेंट यानी कि पी, इसके जगह हम पी लिख दिए, ई साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी साइन थीटा। फाइन। अब चूंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टॉर्क के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, और टॉर्क का यूनिट क्या हो जाता है, फोर्स, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है ना, तो न्यूटन मीटर यूनिट हो गया। फाइन। तो ये हो गया टॉर्क का कंडीशन। अब इसमें स्पेशल केसेस है, जैसे कि देखो, पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हम राइट साइड भेज रहे हैं। ठीक है, डायपोल सिस्टम को ऐसे रखा गया है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, जो डायपोल मोमेंट जो काम करता है ना, वो हमेशा मेरा माइनस से निकल के पी की तरफ काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, डायपोल मोमेंट मेरा ऐसे काम कर रहा है, इधर की तरफ पी वेक्टर, इधर की तरफ पी वेक्टर, और ये माइनस से प्लस की तरफ काम करता है डायपोल मोमेंट पी वेक्टर।
फाइन। सो अब यहाँ पे देख लो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में मेरा पी वेक्टर और ई के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब डायपोल मोमेंट कुछ रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, वो स्टेबली वहाँ पे रहेगा। सेकंड क्या है, पी वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है, ई वेक्टर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट मेरा पी वेक्टर जा रहा है लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट साइड, एंगल बन रहा है मेरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायपोल हाईली अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, खत्म। अब टॉपिक है एरिया वेक्टर। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस इनक्लोजिंग अ गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो इसको समझने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। तो ये है मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक छोटा सा जगह बनाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ds, यानी कि एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलते हैं ds वेक्टर। ये है मेरा ds वेक्टर। फाइन। सो वही चीज़ यहाँ पर ही, ये मेरा एक सरफेस हो गया, एक प्लेन सरफेस, इसके ऊपर छोटा सा एरिया बनाया गया है जिसको ds बोलते हैं, यानी कि एरिया एलिमेंट, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं ds वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर। फाइन। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे हम लोग एन कैप का यूज़ करेंगे। एन कैप क्या है? इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है किसी भी वेक्टर का? उस वेक्टर को उसका मॉड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम ds वेक्टर लिखे, डिवाइड बाई ds वेक्टर का मॉड डालने से क्या होता है, ऊपर का एरो हट जाता है। ठीक है, तो एरो हट गया, ds लिख दिए हम। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ds वेक्टर इज इक्वल टू ds मल्टीप्लाई एन कैप। ठीक है, तो जो एन कैप है वही डायरेक्शन शो कर रहा है ds वेक्टर का। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक प्लेन हम रखे हैं ऐसे करके, इसमें से 3 लाइन पास कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन पास नहीं किया, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पास नहीं कर रहा है प्लेन से, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो जो लाइन पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन। तो जैसे कि अब यहाँ पर ही अब हो सकता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं जा रहा हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखो, एक हम प्लेन बनाए, ठीक है, इस प्लेन का एक ds एरिया एलिमेंट है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसको हम बोलते हैं ds वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर। फाइन। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बना के जा रहा है, प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। ठीक है, तो ई का 2 कंपोनेंट डिवाइड हुआ, जहाँ एंगल सटा हुआ है वहाँ पे जाएगा ई कॉस थीटा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे को कौन सा फील्ड लेना होता है? जो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि ds के साथ साथ जा रहा है, वो वाला फील्ड लिया जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे s को मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? जैसे कि मान लो अगर मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कोई अगर एरिया है, उसमें से अगर 10 फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा? 20 लाइन पास करेगा। 3 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा? 30 लाइन पास करेगा। इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया को। ठीक है, तो उतना दिया हुआ सरफेस से कितना लाइन पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एस हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई कॉस थीटा होगा। अब इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दे रहे, ई एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा कब आता है? जब मेरा स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे मेरा कॉस थीटा आता है। फाइन। अब इसका स्पेशल केस है। पहला केस क्या है? हम प्लेन को ऐसे बनाएं, ठीक है, प्लेन ऐसे रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर जा रहा है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट ds के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ds के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, बट प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो इस केस में एंगल कितना बनेगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ES आ जाएगा। फाइन। सेकेंड केस क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और प्लेन को हम ऐसे रखे हुए, यानी कि मेरा जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, बट यहाँ पे ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है।
तो वही लिखा हुआ है, ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो जब ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल इज 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा, मतलब कोई फ्लक्स काम नहीं करेगा, मतलब कोई फ्लक्स होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट्स वाला पार्ट है, क्या क्या देखो। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी छोटे एरिया के वजह से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, छोटा एरिया की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। फाइन। फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो मेरा ई डी एस कॉस थीटा आ गया। ठीक है। एंड अगर मेरे को फ्लक्स, टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करने से फाई आ जाएगा और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो इस वाले वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने से मेरे को पूरा वैल्यू आ जाता है, टोटल वैल्यू। ठीक है। तो बहुत सारा प्रूविंग में ऐसा किया जाता है कि छोटा सा का वैल्यू निकाला जाता है ना, डी वाला का पहले वैल्यू निकाला जाता है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वैल्यू मिल जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्या है, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एस क्या है, इट इज़ अ एरिया, सो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेबर। ठीक है, डिनोटेड बाई डब्ल्यू वी, वेबर। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। तो सिंपल सा क्या है गॉस लॉ में, देखो यहाँ पर ही अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, तो इसमें थोड़ा सा बस स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला है ना उस फॉर्मूला को ही स्टेट किया गया है स्टेटमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू है उस सरफेस के अंदर, मतलब कोई क्लोज सिस्टम है उसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है, मान लो 3 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है मेरा, टोटल चार्ज से हम लोग एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो मेरा फ्लक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का नया फार्मूला हो गया। फ्लक्स का 2 फार्मूला है, पहला एक फार्मूला ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, ये फार्मूला होता है एक तो फ्लक्स का। अब गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स का एक दूसरा फार्मूला है ये वाला। ठीक है, चार्ज इनसाइड चार्ज, क्यू आई एन का मतलब हो जाएगा इनसाइड, क्यू आई एन इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनसाइड चार्ज। फाइन। तो इनसाइड चार्ज में एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको फ्लक्स का 2 फार्मूला पता चल गया। इस फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। और यहाँ पे जो छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन में जो गोला बनाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटीग्रेशन, कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो एक क्लोज सिस्टम में करेंगे। ठीक है, सिस्टम मेरा क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन सिस्टम है तो वहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं किया जाता है, तो पहले सिस्टम को पूरा क्लोज किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है। फाइन। तो ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर एग्जाम में गॉस लॉ को स्टेट करने आएगा, ठीक है, तो बस इतना स्टेट, जो मेरा फॉर्मूला है उसी को स्टेट कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, स्टेट कर देना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर ये वाला पार्ट लिख देना है, खत्म। ठीक है। प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को सही से बनाना है। ठीक है, पूरा यहाँ पे डायग्राम को सही से बनाना है। किसी भी टाइप का प्रूविंग में पहले डायग्राम बनाओ, उसका डायग्राम के बारे में थोड़ा स्टेट कर दो, उसके बाद 2-3 स्टेप में सारा प्रूविंग हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायग्राम का बताते कैसे। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक चार्ज लिया गया है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज से एक पॉइंट पी लिया गया है। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर। अब इस पी पॉइंट का यूज़ करके, उस आर रेडियस का यूज़ करके पी के अलॉन्ग एक स्पेयर ड्रॉ किया गया है, ये स्पेयर है। ठीक है, मतलब कि आर रेडियस का यूज़ करके हम लोग पी के अलॉन्ग एक स्पेयर ड्रॉ किए ताकि ये जो चार्ज है ये इनक्लोज हो जाए, मतलब बंद हो जाए चार्ज। ठीक है, तो हमेशा गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए उस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज करना पड़ता है चारों तरफ से। ठीक है, तो हम क्लोज कर दिए। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे है ना, पी पॉइंट पे हम छोटा सा एरिया एलिमेंट बनाएं स्पेयर के ऊपर, स्पेयर का छोटा सा हिस्सा काटे हम ऊपर का। ठीक है, एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट को डी एस लिखे हम। ठीक है, और यहाँ से डी एस वैक्टर लगा दिए, एरिया वैक्टर। फाइन। ठीक है, अब पी पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है प्लस क्यू से,
उसको जो रेडियस है उसको हम आर वेक्टर लिख रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, और इस आर वेक्टर का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप आर वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी एस एरिया एलिमेंट काटे हैं उसका हो गया डी एस वैक्टर, और डी एस वैक्टर का एरिया कौन डायरेक्शन कौन बता रहा है, एन कैप मेरा डी एस का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ई वैक्टर, फाइन, ठीक है। और ये जो मेरा स्पेयर है इसका सरफेस एरिया मेरा एस है, ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है, स्पेयर का 4πr² एरिया होता है, फाइन। अब इसमें जो जो चीज़ यूज़ किया गया देखो उसके बारे में लिखा गया, डी एस इज़ द एरिया एलिमेंट, इट इज़ द एरिया वेक्टर, ई वेक्टर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एन कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ डी एस वैक्टर, आर वेक्टर क्या है, इट इज़ अ रेडियस वेक्टर, आर कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, फाइन। अब उसके बाद प्रूविंग, तो जो डायग्राम बना है उसी को यहाँ पे स्टेट करना है, ठीक है। कंसीडर एन आइसोलेटेड चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट अ पॉइंट ओ, लेट स्पेयर एस बी अ सरफेस ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज प्लस क्यू, फाइन। प्लस क्यू का अराउंड एक स्पेयर बनाया गया है, दिस स्पेयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इस स्पेयर को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, जो मेरे चार्ज को इनक्लोज कर देता है, जो इनक्लोज सरफेस होता है उसी सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस, फाइन। अब यहाँ प्रूविंग स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 1, पहले हम लोग क्या बताएंगे कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑन द स्पेयर सरफेस ऑफ स्पेयर एस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 1/4πε0 प्लस क्यू का मॉड बाय आर का स्क्वायर। अब चूंकि हम वेक्टर लगाए हुए हैं इसलिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो यहाँ पे आर कैप लिखेंगे, ठीक है। इसको हम के लिख दिए, KQ/r² आर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पी पॉइंट पे। अब जो वहाँ पे छोटा सा एरिया काटा गया, एरिया एलिमेंट ds, उसके अलॉन्ग कितना फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। छोटा एरिया के अलॉन्ग कितना फ्लक्स बन रहा है वो बताना है, तो हो गया d∅ = E.ds, ठीक है। अब E का पूरा वैल्यू पुट कर दिया, ds का पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा देखो ds वेक्टर कैसे निकाला गया है, एन कैप है ना, यहाँ पे हम एन कैप का यूज़ किया। एन कैप क्या होता है, ds वेक्टर बाय ds वेक्टर का मॉड, ठीक है। और मॉड डालने से क्या होता है, एरो हट जाता है, एरो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो जो वेक्टर वाला पार्ट नहीं उसको अलग कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आर कैप डॉट एन कैप लिख दिया ना। अब यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट है आर कैप और एन कैप के बीच में, ठीक है। तो देखो आर कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में आर कैप का मॉड एन कैप का मॉड कॉस थीटा। अब देखो कितना होगा आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल, आर कैप मेरा जा रहा है ऐसे इस लाइन में, एन कैप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1। अच्छा आर कैप और एन कैप क्या है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ऑल इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख दिए, फाइन। तो मेरा d∅ का वैल्यू आ गया इतना, KQ/r² ds। अब मेरे को पूरा स्पेयर के लिए, पूरा इंटायर सरफेस के लिए फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ds को इंटीग्रेट कर देंगे, तो d∅ को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d∅ का वैल्यू पूरा पुट कर दिए, है ना, और इसमें ds आ गया। अब मेरा इंटीग्रेशन में जो मेरा कांस्टेंट वैल्यू होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, चेंज मेरा ds चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट बाहर निकाल देंगे, k का वैल्यू ये लिख दिया हम Q/r², ds मेरा इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा ds क्या है, मेरा स्पेयर का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। अगर हम ds को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा स्पेयर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4πr², फाइन। तो ds इसके जगह पे हम लिख दिए 4πr², फाइन। 4 कट गया, पाई कट गया, r² कट गया, बचा Q/ε0, Q/ε0 प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही गॉस लॉ प्रूव हो जाता है, Q/φ क्या होता है, Q/ε0, फाइन। अब कुछ नोट पार्ट है यहाँ पर ही, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या बताया गया है, पहला नोट में, इफ़ क्लोज सरफेस डू नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। मतलब कि जो क्लोज सरफेस हम बनाए हैं उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, पूरा खाली है अंदर में, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/ε0 यानी कि 0 हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ़ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 0, नेट चार्ज 0 है, मतलब सिस्टम के अंदर में मान लो +5 कूलम है और -5 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज 0 हो गया, ठीक है। तो अगर नेट चार्ज 0 है तब भी मेरा फ्लक्स 0 होगा, ठीक है।
फाइन, मतलब सिस्टम के अंदर में जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि टोटल चार्ज मेरा अंदर में जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तब भी प्लस जीरो होगा। थर्ड क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक हम बॉक्स बनाए हैं, ये वाला बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर एक चार्ज रखे प्लस क्यू, तो एक चार्ज रखे तो 4 लाइन पास निकल रहा है चारों तरफ से। ठीक है, अगर हम चार्ज को डबल कर दिए तो मेरा फ्लक्स भी डबल हो गया। ठीक है, यानी कि चार्ज को डबल करने से फ्लक्स भी डबल हो जाता है, बट एरिया के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ये मेरा बॉक्स है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, 4 फील्ड लाइन निकाल रहा है। अब बॉक्स का साइज हम डबल कर दिए, बॉक्स का साइज बढ़ा दिए, ठीक है, तब क्या हुआ, तब भी मेरा चार्ज उतना ही फ्लक्स निकाल रहा है जितना पहले निकाल रहा था। यानी कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, इफ़ चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस, अगर चार्ज मेरा सरफेस से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी फ्लक्स मेरा जीरो होता है। ठीक है, मतलब जहाँ हम निकाल रहे हैं, जहाँ हम गॉसियंस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज उसके बाहर है, मतलब वो मेरा क्लोज सरफेस से बाहर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में भी जीरो होगा। फाइन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो एक वायर लिया गया है, जैसे कि ये मेरा वायर है, ठीक है, इस वायर में मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस वायर जो है इसका लेंथ L है मान लेते हैं। अब इस वायर से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लिया गया है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि P पॉइंट पे, इस वायर से R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो वायर है वो एक तरह का सिलेंडर होता है, इसीलिए जो मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी मेरा सिलेंडर होगा। तो हम गॉसियन सरफेस बनाए एक तो सिलेंड्रिकल शेप का, ये सिलेंडर का मेरा गॉसियन सरफेस हो गया। फाइन, अब उसके बाद अब इस गॉसियन सरफेस में है ना टोटल 3 पार्ट आ गया। तो थोड़ा सिलेंडर को अच्छे से समझने के लिए इसका ज्योमेट्री समझ लेते हैं पहले। फाइन, ओके, अब इस सिलेंडर का ये वाला ये मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। फाइन, ओके, अब इस सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है ये कर्व वाला हिस्सा है ना, ये कर्व है और ऊपर में एक सर्कल है और नीचे भी एक तो सर्कल है। फाइन, अब इस कर्व वाले हिस्से में से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा गया है DS। ठीक है, DS एरिया एलिमेंट काटे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं DS वेक्टर, इस कर्व वाला का DS वेक्टर। फाइन, ऊपर का जो सर्कल है ना, तो ऊपर का जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा जाएगा DS और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया जाएगा ऐसे करके। ठीक है, सिमिलर तरीका से नीचे भी जो सर्कल है वहाँ पे भी एरिया एलिमेंट काटा जाएगा, वहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। सो इस तरह से मेरा ज्योमेट्री है। तो सिलेंडर का ज्योमेट्री में ये वाला मेरा कर्व वाला हिस्सा है, तो कर्व वाला हिस्सा में एक DS ड्रॉ किए है ना, ऊपर में जो सर्कल है उसमें एक DS ड्रॉ किए, नीचे में सर्कल है उसमें DS ड्रॉ किए। ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस DS को हम फर्स्ट वाला बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये जो मेरा कर्व वाला है इसको 2 नंबर, एंड नीचे में जो सर्कल है उसका नाम 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मेरा डायग्राम बना है, अच्छा, सब जगह जो मेरा DS जहाँ ड्रॉ किए वहाँ पे हम DS वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, DS वेक्टर, यहाँ पे भी सिमिलरली DS वेक्टर और नीचे भी DS वेक्टर। फाइन, अब देखो फर्स्ट वाले जो मेरा रीजन है, फर्स्ट रीजन जो है इसमें मेरा DS ऊपर की तरफ जा रहा है, E वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। सेकेंड वाला रीजन में DS वेक्टर ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा एंगल 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फाइन, नीचे में मेरा DS नीचे की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, अब जो मेरा डायग्राम है यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्ट्रेट करना है। कंसीडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड थिन वायर, बहुत ही पतला वायर का लिया गया है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज Q चार्ज उसमें पूरा टोटल, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा, ठीक है, एंड लेंथ कितना है L है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो चार्ज इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू L। फाइन, अब टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। ठीक है,
तो आर रेडियस और एल लेंथ का हाइट का यूज़ करके हम एक सिलेंडर बनाए, गॉसियन सरफेस बनाए सिलेंड्रिकल शेप का। फाइन। सिंस द सिलेंड्रिकल सरफेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फाइन। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे ई डॉट डी एस। अब देखो टोटल मतलब जो मेरा ई डॉट डी एस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये तीनों को प्लस कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब देखो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। फर्स्ट वाले हिस्से में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेकेंड में मेरा 0 डिग्री एंगल बन रहा है, थर्ड में मेरा 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो तो डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर दिए, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। बचा बस बीच वाला, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब यहाँ चार्ज की जगह पे क्या लगा दिया हम लोग? लैम्डा इंटू एल, पहले निकाले थे इसमें हम। फाइन। उसके बाद हम ई को बाहर निकाल दिए। अब देखो ई मेरा कांस्टेंट है, डी एस मेरा इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो जब डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो डी एस मेरा क्या है? डी एस मेरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, तो यहाँ पे हाइट क्या है? एल है, ठीक है। तो डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया आएगा जो कि हो जाएगा मेरा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एल। तो एल से एल कट गया और ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको रिजल्ट भी याद रखना है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स भी बनता है। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे थिन शीट ऑफ चार्ज का बात हो रहा है, यानी कि पतला शीट ऑफ चार्ज का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को वीडियो दिखाते हैं। ये है मेरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली, ये है मेरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन। अब इस शीट में से एक सर्कुलर पार्ट काटा गया है, ठीक है। तो जब हम सर्कुलर पार्ट काटेंगे वो इस तरह से दिखेगा, कॉइन की तरह, ठीक है। अभी कॉइन क्या है? कॉइन भी एक तरह का मेरा सिलेंडर ही है ना। अब इस फ़र्क क्या है इसमें? बस इस सिलेंडर का जो हाइट है ये काफ़ी कम है, हाइट काफ़ी कम है ना, बट ये है सिलेंडर जिसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, हाइट काफ़ी कम है। ओके। अगर हम इस सिलेंडर को हम ऐसे रखे हैं यहाँ पर इस टाइम पे, ठीक है, हम सीट को ऐसे रखे थे, तो सीट में से जो हम काट के निकाले वो उसको हम ऐसे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर ऐसा बना है इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हम इसको एक्सटेंड किए, इस साइड से भी एक्सटेंड किए और राइट साइड से भी एक्सटेंड किए, ठीक है। फिर एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा है सिलेंडर जैसा दिखेगा, ठीक है। जिसका कर्व सरफेस एरिया ऐसा है ना, और यहाँ इसका सर्कुलर पार्ट है। अब कर्व सरफेस एरिया में एक डी एस काटे, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ऐसे करके, तो ये हो गया मेरा डी एस वैक्टर, ठीक है। और ये जो मेरा सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट में भी एक छोटा सा डी एस काटा जाएगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी। फाइन। तो यहाँ पे वही मेरा सीट ऑफ चार्ज है, इस सीट में मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इस सीट में से हम एक तो छोटा सा एरिया एलिमेंट काटे, मतलब एरिया काटे हम, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो काटे हैं ये भी मेरा सिलेंडर ही है, ठीक है। तो बस इस सिलेंडर का हाइट काफ़ी कम है, ठीक है, तो थिकनेस काफ़ी कम है, तो इसका थोड़ा सा थिकनेस दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब एक्सटेंड करने के बाद इसके अभी 3 पार्ट बन गया, ये पहला रीजन हो गया, ये वाला सेकेंड रीजन हो गया और बीच वाला को हम थर्ड रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जो सिलेंडर बना है या ये वाला मेरा कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे देखो एक तरह का सिलेंडर ही बन रहा है ऐसे करके, ये करके मेरा सिलेंडर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरा सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर में ये वाला मेरा कर्व है, कर्व हिस्सा है ना, तो कर्व हिस्से में हम डी एस काटे, ठीक है। अब ये डी एस का हम ऊपर में डी एस वैक्टर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ से भी हम डी एस काटे, यहाँ से डी एस वैक्टर डाल दिए, यहाँ से भी डी एस काटे, डी एस वैक्टर डाल दिए, ठीक है। अब इस सीट के में जो चार्ज है प्लस चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जो कि मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड जा रहा है। तो देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड से भी इस साइड से भी। फाइन। वेट, ओके।
अब यहाँ पर ही अब जो मेरा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को थोड़ा स्ट्रेट करना है। तो देखो, सबसे पहले कंसीडर इन्फिनाइटली प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है एंड सरफेस एरिया इसका एस है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू चार्ज बाई सरफेस एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू सरफेस एरिया आ गया। फाइन। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब कि सीट में से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी लिया गया है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सबसे पहले जो चार्ज है इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इनक्लोज करने के लिए जो हम शेप बनाए वो शेप मेरा सिलेंड्रिकल शेप का बना। तो ये मेरा सिलेंड्रिकल शेप का इनक्लोज शेप बना। फाइन। अब डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट, ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ आर लेंथ का गॉसियन सरफेस बनाए फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। दिस गॉसियन सरफेस कट इनटू 3 पार्ट्स। अब इस गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में मेरा डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एंगल 0। सेकेंड पार्ट में भी मेरा डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 0। यहाँ पे मेरा डीएस ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मेरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो मेरा गॉस अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब मेरा टोटल इंटीग्रेशन बताना है, तो टोटल में यहाँ पे 3 पार्ट डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का ई डॉट डी एस, सेकेंड पार्ट का ई डॉट डी एस, थर्ड पार्ट का ई डॉट डी एस, और चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब यहाँ पर ही मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एंगल बन रहा था 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट में भी एंगल 0 डिग्री बन रहा था, थर्ड पार्ट में एंगल मेरा 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर ही इधर थर्ड पार्ट में एंगल 90 डिग्री बन रहा है और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मेरा 0 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइन, तो तोड़ के लिख दिया हम ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 90। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिए, इसका भी 1 लिख दिए। कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट मेरा 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिए। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन होगा, ई बाहर निकला, डीएस का इंटीग्रेशन होगा। अब डीएस क्या है? मेरा पूरा सीट का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और पूरा सीट का एरिया कितना है? पूरा सीट का एरिया है मेरा एस, हम एस लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, सीट का एरिया मेरा एस है। तो जब हम छोटा सा एरिया को, सीट का छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सीट का एरिया आ जाएगा, और पूरा सीट का एरिया कितना है? एस है। तो डीएस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा एस आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी डीएस को इंटीग्रेट किया तो एस आ गया। ई एस प्लस ई एस, 2 ई एस हो गया, और यहाँ पर ही हम चार्ज की जगह लिख दिया रो इंटू एस। फाइन। अब उसके बाद एस से एस कट गया और 2 आके डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख दिया हम कि डी एस मेरा क्या है? इट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीट। फाइन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया, इसको याद रखना है, ई इज इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अब इसका स्पेशल केस क्या है? देखो, इसका एक ही स्पेशल केस है, अगर मेरा थिक सीट ऑफ चार्ज रहा, थिक मतलब कि थोड़ा सा चार्ज मोटा रहा। ठीक है, मेरा सॉरी चार्ज मोटा नहीं, जो मेरा सीट लिया गया है वो सीट मेरा थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, तो जब मेरा सीट काफ़ी ज़्यादा थिक रहेगा, उस केस में सीट के दोनों साइड में अलग अलग चार्जेस रहेगा, तो टोटल चार्ज मेरा हो जाएगा 2q। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 2q लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर ही हम लोग, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा देखो 2/2 कट के आ गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट थिन सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पतला पतला दो सीट लिया गया है जिसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और दोनों को पैरेलली खड़ा किया गया है एक दूसरे के सामने, पैरेलली। ठीक है, अब इस चूँकि पैरेलल रखने के बाद इसके अलॉन्ग 3 ठो रीजन बनेगा, एक तो एकदम लेफ्ट साइड, एक तो मिडिल में, और एक तो एकदम राइट साइड। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? अब देखो दोनों सीट में, फर्स्ट सीट और सेकेंड सीट, फर्स्ट सीट के पास रो 1 चार्ज डेंसिटी है, सेकेंड सीट के पास रो 2 चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो इस फर्स्ट रीजन में 1 की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लेफ्ट साइड, 2 की वजह से बनने वाला फील्ड आउटवर्ड लेफ्ट साइड। फाइन। सेकेंड रीजन में फर्स्ट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आउटवर्ड, सेकेंड की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आउटवर्ड। थर्ड रीजन में फर्स्ट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड
आउटवर्ड, एंड सेकंड की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आउटवर्ड। फाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम जो मेरा डायग्राम बना है, कंसीडर अ पैरेलल इन्फिनाइट प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली एंड सरफेस एरिया S। फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा जो इससे पहले डिराइव किया गया है कि ρ1/2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड का भी हो जाएगा ρ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड किया आ गया। सेकंड रीजन में मेरा E1 मेरा राइट साइड जा रहा है, E2 मेरा लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे आपस में, ρ1/2 एप्सिलॉन नॉट, ρ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ρ1 माइनस ρ2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है राइट साइड, दोनों को प्लस कर देंगे, ρ1/2 एप्सिलॉन नॉट, ρ2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस कर दिए। फाइन। और अगर मेरा ρ1 और ρ2 का वैल्यू सेम रहा तब क्या होगा, तब मेरा फर्स्ट रीजन में दोनों प्लस होके 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 रो, 2 कट गया, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में दोनों कट के 0 हो जाएगा। थर्ड रीजन में मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 रो, 2 कट गया, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब है बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्पेयर, ठीक है, या फिर स्पेरिकल सेल। तो यहाँ पे एक स्पेयर लिया गया है जो कि चार्ज मतलब उसके सरफेस में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्पेयर अंदर से खोखला है, ठीक है, हॉलो है। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देना है। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस का एक स्पेयर बनाया गया है और उस स्पेयर के सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट टेक अ पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो एक P पॉइंट लिया जाएगा जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r होगा, ठीक है। तो स्मॉल r हमेशा P पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल R से हम लोग रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे स्पेयर का। ओके फाइन। सबसे पहला केस क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मेरा पहला स्पेयर बनाया गया है कैपिटल R रेडियस वाला, है ना। अब सबसे पहला केस है कि जो मेरा P पॉइंट है वो स्पेयर से बाहर है, ठीक है। तो स्पेयर से बाहर एक P पॉइंट लिया गया है, R डिस्टेंस दूर, यानी कि यहाँ पे R कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है यहाँ पर एक, ठीक है। अब P में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए उसके अलॉन्ग एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो P के अलॉन्ग एक गॉसियन सरफेस बना दिया। फाइन, ठीक है। अब जो गॉसियन सरफेस हम बनाएं वो स्पेरिकल सरफेस होगा जो इस चार्ज को ढक लेगा पूरी तरह से। फाइन। अब P के अलॉन्ग हम एक ds बनाए, एरिया एलिमेंट। अब इस ds का एरिया वेक्टर बना रहे हैं हम ds वेक्टर, ठीक है। अब मेरा प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो आउटवर्ड बन रहा है, बना दिए। नेक्स्ट उसके बाद तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ स्पेयर टेकिंग स्मॉल r एज अ रेडियस, ठीक है। स्मॉल r का रेडियस को लेते हुए एक स्पेयर बनाया गया है गॉसियन सरफेस। फाइन। अब गॉस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो E डी एस, अब देखो E और डी एस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, E मेरा यहाँ है, डी एस मेरा यहाँ है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री। फाइन। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, E मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, सिर्फ ds इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब ds क्या है, ds मेरा बाहर वाला जो बड़ा स्पेयर है उसका छोटा सा हिस्सा है ds, ठीक है। और अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा स्पेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि बड़ा गॉसियन सरफेस जो है वो r रेडियस वाला है। फाइन। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q बाई r²। तो यहाँ से मेरे को ये पार्ट मेरा कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो पता चल गया कि E इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। फाइन। क्योंकि स्मॉल r मेरा चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा हम स्पेयर से दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ये चीज़ वो बता रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं, जो मेरा P पॉइंट है वो मेरा स्पेयर में ही रखा हुआ है, ठीक है। तब मेरा जो स्मॉल r और कैपिटल R है दोनों सेम हो जाएगा। फाइन। फिर जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो सेम स्पेयर जैसा ही होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इज सेम एज द स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों के बीच में एंगल मेरा 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 E डी एस, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, E बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब डी एस क्या है, डी एस मेरा स्पेयर है, उसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²
लगा दिए 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। फाइन, नेक्स्ट कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब आता है केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है, हम स्पेयर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जो मेरा पी पॉइंट है वो स्पेयर के अंदर है, ठीक है। अब पी पॉइंट जो है जिसका स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, सेंटर ओ से, ओ सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, फाइन। अब उसके बाद पी के अलॉन्ग हम पहले एक गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है। इफ़ द पॉइंट पी इज इनसाइड द स्पेयर, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ स्पेयर टेकिंग स्मॉल आर एज अ रेडियस। एक गॉसियन सरफेस बनाए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस जो गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, सो क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू का वैल्यू 0 होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0, यानी कि ये पार्ट मेरा 0 हो गया और ये पार्ट 0 हो गया। तो डी एस तो 0 नहीं हो सकता है, डी एस क्या है, ये तो छोटा सा एरिया है ना, ये तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 हो गया क्योंकि डी एस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। फाइन, अब इसमें अब इसका थोड़ा ग्राफ बताया गया, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो एक ग्राफ बनाया हम, एक्स एक्सिस में हम रख रहे हैं स्मॉल आर को, वाई एक्सिस में रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब जब तक हम सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर से जा रहे हैं सरफेस तक जा रहे हैं हम, ठीक है। ये मेरा मान लो ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया। हम सेंटर से दूर जा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। हम सरफेस से पहुंचेंगे फिर सरफेस से दूर जाएंगे, हम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। फाइन, तो जब तक हम सेंटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 है क्योंकि हम अंदर है, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है। सेंटर से दूर जा रहे, मतलब कि दूर जा रहे, फिर हम सरफेस तक पहुँचे। जैसे हम सरफेस तक पहुँचेंगे जहाँ मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा मेरा 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। फिर उसके बाद हम सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा। कैसे घटेगा, इस वे में घटेगा, ई प्रपोर्शनल टू 1/स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे घटने लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस में गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा हुआ, आउटसाइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, यानी कि ई इज़ प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। फाइन, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।